नमस्ते, हमारे YouTube चैनल मंथन हिंदी में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हिंदी विषय से संबंधी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में हिंदी व्याकरण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वाक्य हम इसी क्लास में कवर करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। आज हम UGC नेट JRF हिंदी पेपर 2 की इकाई 1, जिसमें हिंदी की रूप रचना के अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप हिंदी वाक्य रचना के विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी की रूप रचना। हिंदी की रूप रचना से क्या अभिप्राय है? हिंदी की रूप रचना का मतलब है शब्दों के रूप या रूपांतर को समझना, जैसे कि शब्दों का लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वचन आदि समझने के लिए हमें हिंदी की रूप रचना का ज्ञान होना आवश्यक है। इस तरह से हम शब्दों के रूप को समझकर उनका सही उपयोग कर सकते हैं। हिंदी की रूप रचना। हिंदी की रूप रचना से अभिप्राय शब्दों के बाहरी व आंतरिक स्वरूप आदि के ज्ञान से है, जिसके अंतर्गत लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि आते हैं। लिंग संज्ञा के जिस रूप से वस्तु की जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। क्या होता है इसमें? इसमें किसी वस्तु की जाति का बोध होता है। पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित पुरुषत्व का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, बैल, घोड़ा, पेड़, नगर इत्यादि। यहाँ लड़का, बैल, घोड़ा से यथार्थ पुरुषत्व तथा पेड़ और नगर से कल्पित पुरुषत्व का बोध होता है। क्या होता है पुल्लिंग में? पुरुषत्व का बोध। स्त्रीलिंग जिन संज्ञा शब्दों से यथार्थ या कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, गाय, लता, पूरी इत्यादि। यहाँ लड़की, गाय यथार्थ स्त्रीत्व का तथा लता और पूरी से कल्पित स्त्रीत्व का बोध होता है। शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान करना। किसी भी भाषा के शब्द व्यवहार पर ध्यान देने से ही लिंग का ज्ञान हो जाता है। हिंदी भाषा में सृष्टि के समस्त पदार्थों को दो ही लिंगों में विभक्त किया गया है, अतः सजीव शब्दों का लिंग निर्धारण सरलता से हो जाता है, लेकिन निर्जीव शब्दों का लिंग निर्धारण कठिन होता है। लिंग निर्धारण संबंधी कोई निश्चित एवं व्यापक नियम नहीं है, फिर भी कुछ आवश्यक नियम निम्न प्रकार है। संस्कृत के पुल्लिंग तथा नपुंसकलिंग शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे प्राय पुल्लिंग तथा संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्द जो हिंदी में प्रचलित है प्राय स्त्रीलिंग ही रहते हैं, जैसे तन, मन, धन, देश, जगत आदि शब्द पुल्लिंग है। सुंदरता, आशा, लता, दिशा इत्यादि स्त्रीलिंग है। जिन शब्दों के अंत में आ, आव, पा, पन व न प्रत्यय हो, जैसे छोटा, मोटा, पड़ाव, बुढ़ापा, बचपन, लेन देन आदि शब्द पुल्लिंग है। जिन शब्दों के अंत में आई, वट, हट आदि प्रत्यय हों वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे सिलाई, बुनाई, कटाई, लिखावट, बनावट, घबराहट, चिल्लाहट इत्यादि। महीनों, दिनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे चैत्र, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, राहु, केतु, हिमालय, विंध्याचल आदि। नदियों, तिथियों तथा नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अश्विनी, रोहिणी इत्यादि नक्षत्र। स्त्रीलिंग के उकारांत और उकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे प्रभु, भ्रू, अश्रु, जंतु, राहु, त्रिशंकु आदि। इसी प्रकार तद्भव उकारांत पुल्लिंग होते हैं, जैसे
डाकू, पिल्लू, जनेऊ आदि। आइए अब बात करते हैं वचन। वचन क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। इनका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। एक वचन, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, घोड़ा, कलम, किसी एक वस्तु का बोध हो रहा है तो क्या होगा? एक वचन। एक वचन से संबंधित नियम। एक वचन से संबंधित नियम निम्नलिखित है। विभक्ति रहित शब्द एक वचन होते हैं, जैसे राम, कुत्ता, लड़का, सविता आदि। प्रत्येक, हर एक आदि शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जो प्रत्येक और हर एक शब्द हम प्रयोग करते हैं वो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, भाववाचक संज्ञाएं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्राय एक वचन में ही होती है। जैसे महात्मा गांधी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसे एक वचन में ही प्रयोग किया जाएगा। भाववाचक संज्ञाएं जैसे ईमानदारी, ममत्व, इसे भी एक वचन में प्रयोग किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञाएं जैसे लोहा, दूध और जल, इसे भी एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है। अकारांत विशेषण तथा मैं, मुझे, तेरा, वह, यह, उसका, कौन, कब, किसका आदि सर्वनाम एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। वर्षा, दूध, जनता, पानी, आग, पुलिस, भीड़ आदि सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखना कौन कौन से शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। वर्षा, दूध, जनता, पानी, आग, पुलिस, भीड़। अब है बहुवचन। बहुवचन क्या होता है? शब्द के जिस रूप से अनेक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, घोड़े, कलमें, नदियाँ आदि। क्या होता है इससे? अनेक वस्तुओं का बोध। एक से अधिक वस्तु का बोध हो रहा है तो समझो बहुवचन है। बहुवचन से संबंधित नियम। बहुवचन से संबंधित नियम निम्नलिखित है। विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण बहुवचनीय होते हैं। जैसे गाय, वे, तुम्हें, बुरे आदि। जन, वृंद, वर्ग, गण आदि शब्द जिन शब्दों के अंत में आते हैं वे बहुवचन होते हैं। जैसे गुरुजन, सज्जन वृंद, महिला वर्ग, विद्यार्थी गण आदि। संख्या या मात्रा का बोध कराने पर भाववाचक संज्ञाएं बहुवचनीय हो जाती है। जैसे उनसे काफ़ी भलाइयाँ की है, उसने काफ़ी भलाइयाँ की है। इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा भी है और संख्या और मात्रा का बोध भी हो रहा है। या, ओ, ए आदि से युक्त शब्द बहुवचन होते हैं। जैसे चिड़िया, पक्षियों, गणनाएं, लड़कों आदि। लोक, दर्शन, प्रजा, रोम, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश आदि शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? ध्यान रखना। एक वचन में कौन से प्रयुक्त होते हैं, बहुवचन में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं। कौन से होते हैं बहुवचन में? लोग हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। दर्शन, दर्शन भी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। प्रजा, रोम, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, बाल, होश, ये ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। कारक, कारक क्या होते हैं? क्रिया को करने वाला कारक होता है। जो क्रिया करते हैं, जो हम काम करते हैं वो क्या होता है? करने वाला, काम को करने वाला, क्रिया को करने वाला क्या है? कारक होता है। संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। संज्ञा आदि शब्दों को क्रिया के साथ जोड़ने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न कारक चिन्ह होते हैं। जैसे ने, से, के द्वारा, के लिए, का आदि। कारक चिन्ह के लिए एक ट्रिक है याद करने के लिए, आप इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन, इससे कारक के भेद भी याद हो जाएंगे और जो कारक चिन्ह है वो भी याद हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का अधिकरण में संबोधन। कारक के भेद,
कारक के भेद देख लेते हैं। हिंदी में कारक के निम्नलिखित भेद है। कर्ता कारक, क्या बताया था मैंने, कर्ता ने, इसका क्या चिन्ह होगा, ने चिन्ह। क्रिया को करने वाला कर्ता होता है, जैसे रामू पढ़ रहा है, राम ने गीत गाया। यहाँ कर्ता कौन है, रामू है और राम है, क्या है, राम। कर्ता कारक ने चिन्ह के साथ या बिना परसर्ग भी वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, क्या चिन्ह होगा, को चिन्ह। क्रिया का प्रभाव जिस संख्या या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका कारक चिन्ह को होता है। उदाहरण के लिए, मोहन ने गाय को पाला। किसको पाला, गाय को। क्या हो रहा है यहाँ पर, क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, संज्ञा या सर्वनाम पर। किस पे, संज्ञा यहाँ पे क्या है, मोहन। मोहन क्या है, संज्ञा है। मोहन क्या कर रहा है, गाय को पाल रहा है। क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, संज्ञा पे पड़ रहा है। मोहन ने गाय को पाला। अब है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। कर्ता ने कर्म को करण से, इसका क्या चिन्ह है, से और के द्वारा। करण का अर्थ होता है साधन या माध्यम। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया संपन्न होती है उसे करण कारक कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, क्रिया संपन्न हो रही है, से या के द्वारा हो रही है। जैसे उदाहरण के लिए, उसने फल चाकू से काटा। किससे काटा, चाकू से। यहाँ क्या हो रही है, क्रिया संपन्न हो रही है, किसके द्वारा, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा। किससे काटा फल, चाकू से काटा, इसलिए क्रिया क्या हो रही है, संपन्न हो रही है। क्या है, करण कारक है। संप्रदान कारक, जिसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए या जिसके लिए क्रिया संपन्न होती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह क्या होगा, संप्रदान का, के लिए, को, के हेतु, के वास्ते आदि। उदाहरण के लिए, राम को पुस्तक दे दो। यह धन भिखारी के लिए है। कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। इसमें क्या होता है, जिसके लिए कुछ किया जाए, दिया जाए या जिसके लिए क्रिया संपन्न होती है। जैसे राम को पुस्तक दे दो, किसको दे दो, राम को पुस्तक दे दो। इसलिए ये क्या है, संप्रदान कारक है। इसमें को, यह धन भिखारी के लिए है, किसके लिए है, भिखारी के लिए, के लिए का प्रयोग हो रहा है, इसलिए क्या है, संप्रदान कारक है। अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलगाव या पृथकता। क्या होता है, अलग करना और पृथक करना। जहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसके चिन्ह क्या है, से और अलग। जैसे वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, वृक्ष से पत्ते झड़ रहे हैं, मतलब अलग होने का भाव है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अपादान कारक है। इसके चिन्ह क्या है, से और अलग। संबंध कारक, जहाँ संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट हो वहाँ संबंध कारक होता है। इसका कारक चिन्ह है का, की, के, रा, रे, री, नी, ना आदि। उदाहरण के लिए, सिया केतु की बहन है। यहाँ क्या है, संबंध कारक है, की का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है, संबंध कारक है। अधिकरण कारक। अधिकरण का अर्थ होता है आधार, अतः क्रिया के होने का स्थान या समय को बताने वाला कारक अधिकरण कारक कहलाता है। इसके कारक चिन्ह है पर, में, के, बीच आदि। क्या होता है अधिकरण, आधार, क्रिया के होने का स्थान या समय बताने वाला कारक। जैसे उदाहरण के लिए, राजन घर में है, कहाँ पर है, घर में है, क्या है, क्रिया का स्थान बता रहा है कि कहाँ पर है, घर में है। जैसे चिड़िया पेड़ पर है, चिड़िया कहाँ है, पेड़ पर है, यहाँ पर भी स्थान व समय बता रहा है क्रिया का, तो क्या है, ये अधिकरण कारक है। संबोधन। संबोधन कारक,
संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति को पुकारा या बुलाया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके कारक चिन्ह होते अरे, हे भगवान, सुनो आदि। उदाहरण के लिए अरे रामू यहाँ आओ, अरे रामू यहाँ आओ, सुनो जरा उधर आओ, ऊपर आओ। हे भगवान कहाँ हो, क्या है, संबोधन है, इसलिए क्या आएगा, संबोधन कारक। लिंग, वचन और कारक के विषय में हमने चर्चा कर ली है। आइए अब चर्चा करते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण की। संज्ञा, संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम जमा ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। सम्यक ज्ञान कराने वाला। किसका ज्ञान कराने वाला? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और भाव के नाम का क्या होता है संज्ञा? नाम। उदाहरण के लिए राम, कानपुर, गंगा, मोर क्या है? किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति का नाम है, तो क्या होगा, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा उसके नाम से ही उसको पहचाना जाता है। संज्ञा ना हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अब संज्ञा के प्रकार या भेद। संज्ञा के भेद। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो परिवर्तित नहीं होते, जैसे कृष्ण, यमुना। उदाहरण के लिए यौगिक शब्द होते हैं जो क्या होते हैं? यौगिक होते हैं, किसी को जोड़कर बनते, जैसे पाठशाला, पाठजमाशाला। योग रूढ़ कैसे शब्द होते हैं? जो कैसे होते हैं? जिससे होते तो रूढ़ है वो अर्थ की दृष्टि से, लेकिन होते हैं यौगिक, जैसे जलज, जल से उत्पन्न वस्तु, जलज। संज्ञा के प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। कौन कौन से प्रकार है संज्ञा के? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ध्यान रखना है कितने प्रकार होते हैं अर्थ की दृष्टि से संज्ञा के? 5। कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं अथवा जाति का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या होता है जातिवाचक संज्ञा में? किसी जाति का बोध। उदाहरण के लिए जैसे घर कहने से सभी तरह के घरों का, पहाड़ कहने से संसार के सभी पहाड़ों का, नदी कहने से सभी नदियों का जातिगत बोध होता है, तो क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के लक्षण, स्थितियां निम्न प्रकार हैं। संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम, जैसे भाई, माँ, डॉक्टर, वकील, मंत्री, अध्यक्ष, किसान, अध्यापक, मजदूर इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम, बैल, घोड़ा, हिरन, तोता, मैना, मोर इत्यादि। वस्तुओं के नाम, मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक, कलम इत्यादि। प्राकृतिक तत्वों के नाम, बिजली, वर्षा, आंधी, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। जातिवाचक संज्ञा। अब है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, जैसे राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, हजरत मोहम्मद, ईसा मसीह आदि। फलों के नाम, आम, अमरूद, सेब, संतरा आदि। ग्रंथों के नाम, रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी, साकेत। समाचार पत्रों के नाम, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला। नदियों के नाम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, सिंध। नगरों के नाम, लखनऊ, वाराणसी, आगरा, जयपुर, पटना आदि। इन शब्दों से एक ही वस्तु का बोध होता है, अतः ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं।
जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। क्या है? जयचंद से मतलब है किसी एक जाति का बोध हो रहा है। जयचंद किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी झूठे व्यक्ति के लिए। भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध होता है। क्या होता है भाववाचक संज्ञा में? किसी वस्तु के गुण का, दशा का, व्यापार का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गुण धर्म के अर्थ में, जैसे मिठास, खटास, रसीला, कड़वाहट आदि। अवस्था के अर्थ में अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि। दशा के अर्थ में उन्नति, अवनति, चढ़ाई, ढलान। समय के अर्थ में घंटा, दिन, रात आदि। विधाओं के अर्थ में गणित, विज्ञान, व्याकरण, ज्योतिष आदि। इन शब्दों से भाव विशेष का बोध होता है, अतः ये सभी क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। भाववाचक संज्ञा से के लक्षण, स्थितियां निम्नलिखित है। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो और आपको समझ आ रहा हो। भाववाचक संज्ञा के लक्षण, स्थितियां निम्न प्रकार से है। क्या है? भाववाचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। बहुवचन के रूप में भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग करने पर वे जातिवाचक संज्ञाओं की भांति प्रयुक्त होते हैं। जैसे खोट भाववाचक संज्ञा और खोटे क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार प्रवृत्ति क्या है? भाववाचक है। प्रवृत्तियां हैं जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में ता, हट, पन, ई आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा से क्या बोध हो रहा है? एक समूहवाचक संज्ञा का। जैसे सेना, समूह, संघ, टुकड़ी, गिरोह, दल इत्यादि। व्यक्तियों के समूह, कुंज, ढेर, गड्ढर, गुच्छा इत्यादि वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं। अब है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध होता है जिसे हम क्या कर सकते हैं? नाप तोल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, क्या कर सकते हैं? हम इसको नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते। खाद्य पदार्थों के नाम जैसे दूध, दही, घी, तेल, पानी आदि। अतः ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के अर्थ के आधार पर? 5 प्रकार। अब है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द सर्व जमा नाम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? सर्व जमा नाम। सर्व का अर्थ है सब, नाम का अर्थ है संज्ञा। अतः वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं। क्या होते हैं सर्वनाम? जो संज्ञाओं के बदले प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह। क्या है? मैं, तुम, यह, वह सर्वनाम है। उदाहरण के लिए राम बाजार गया है। राम 9 बजे आएगा। राम भोजन करके कॉलेज चला जाएगा। यहाँ पे क्या है? संज्ञाएं है। संज्ञा का प्रयोग बार बार हो रहा है। यदि यहाँ राम शब्द के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर दिया जाए तो वाक्य कैसा अच्छा लगेगा? जैसे राम बाजार गया है, वह 9 बजे आएगा और भोजन करके कॉलेज चला जाएगा। इस प्रकार संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति रोकना और उसके स्थान पर स्वयं कार्य करना सर्वनाम का उद्देश्य है। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने हैं? व्यवहारिक आधार पर सर्वनाम के कितने? 6 भेद हैं। कितने भेद है? 6। कौन कौन से सर्वनाम?
पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। कितने भेद है सर्वनाम के? 6 भेद है। कौन कौन से है? ध्यान रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। वक्ता, श्रोता और अन्य जिसके संबंध में बात हो, पुरुष या स्त्री का बोध कराने वाला सर्वनाम क्या होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुषवाचक के रूप में वक्ता स्वयं के लिए मैं आदि सर्वनामों का प्रयोग करता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, इस वाक्य में वक्ता ने अपने लिए मैं सर्वनाम का प्रयोग किया है, अतः यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसी प्रकार हम दिल्ली जाएंगे वाक्य में हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। मध्यम पुरुष, वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात कहता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, तू कहाँ गया था? तुम अपना कार्य नहीं करते हो? आप भोजन करें। क्या है ये? मध्यम पुरुष। इन वाक्यों में क्या हो रहा है? तू, तुम, आप क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष, वक्ता या लेखक श्रोता या पाठक से जिसके विषय में बात करता है उसके लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। उदाहरण के लिए, वे कौन है? वह दुष्ट है, यह कलम है, ये बंदर है। इन वाक्यों में क्या हो रहा है? इन वाक्यों में वे, वह, यह, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। जिन विशेष उत्तम पुरुष में की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द अस्मत् के तृतीया रूप मया से हुई है। कुछ व्याकरणों ने मैं की उत्पत्ति इस प्रकार मानी है। जैसे मया का शब्द है, संस्कृत का शब्द है मय, प्राकृत का शब्द है मई, अपभ्रंश का मैं हिंदी का शब्द है। मैं शब्द का संबंध अहम से माना जाता है। मैं के विकारी रूप मुझ की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द महा से हुई है तथा मेरा की उत्पत्ति संस्कृत के षष्ठी रूप मम से हुई है। जिस प्रकार मैं का संबंध मया से है उसी प्रकार मध्यम पुरुष तू का संबंध संस्कृत के शब्द त्वया से माना जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, कौन जाएगा? तुम क्या देख रहे हो? क्या है? प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में कौन, क्या, कहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। क्या हो रहा है? लाठी और भैंस में संबंध स्थापित किया जा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो देता है सो लेता है, जो कहा गया वही करो। इन वाक्यों में जिसकी, उसकी, जो, सो, वही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इन सर्वनामों में किसी संज्ञा की निकटता या दूरी का बोध होता है। उदाहरण के लिए, यह हमारी कलम है। मैंने केला नहीं खाया क्योंकि बहुत सड़ा था। क्या है? यह हमारी कलम है, यह क्या है? समीप बोधक सर्वनाम है। मैंने केला खाया क्योंकि बहुत सड़ा था, यह क्या है? दूरी बोधक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे क्या है? किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो, इसलिए क्या आएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कर्मेंद्र ने आज कुछ भी नहीं खाया। कोई आया है।
क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? वक्ता जहाँ अपने लिए आप शब्द या अपने आप शब्द का प्रयोग करे वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह काम मैं आप कर लूँगा या मैं अपने आप कर लूँगा। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। विशेष, जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो वहाँ यह आदरसूचक मध्यम पुरुष होता है, और जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ क्या होता है? निजवाचक होता है। ध्यान रहे, वचन और लिंग कारक सर्वनाम शब्दों में क्या होता है? रूपांतर होता है। वचन और लिंग के कारण क्या होता है? सर्वनाम शब्दों में रूपांतर आता है, अर्थात उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है, किंतु संज्ञा शब्दों की भांति लिंग के कारण सर्वनाम शब्दों में विकार नहीं आता। जैसे निजवाचक के लिए आप या तुम, तू का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। निजवाचक सर्वनाम की पहचान इस प्रकार करेंगे। उदाहरण के लिए, आप कहाँ जा रहे हैं? उपरोक्त वाक्य में आप क्या है? एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, किंतु इसे यदि इस प्रकार लिखा जाए, यह कार्य आप ही कर लो। यहाँ आया हुआ आप शब्द निजवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। विशेष सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता, क्योंकि किसी को पुकारते समय हम उसका नाम या उपनाम लेकर ही पुकारते हैं। सर्वनाम द्वारा कभी किसी को नहीं पुकारा जाता है। फिर विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। विशेषण कहते हैं। क्या होता है विशेषण? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशेषण वे शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उसकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। उदाहरण के लिए, जया सुंदर है। क्या हो रहा है यहाँ पे? जया कैसी लड़की है? सुंदर है। जया सुंदर है। क्या है? विशेषता बता रहा है। किसकी? सर्वनाम। संज्ञा। संज्ञा क्या है? जया है। जया की सुंदरता कैसी है? वो सुंदर है। सुंदर क्या है? विशेषण है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? विशेषण। जैसे घोड़ा काला है, कलम लाल है, महेंद्र कमजोर है। इन उदाहरणों में सुंदर, काला, लाल तथा कमजोर शब्द संज्ञाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विशेषण है। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, अर्थात विशेषता विशेषण जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य। उदाहरण के लिए 40 चोर पकड़े गए हैं। यह इमारत ऊंची है, लाल फूल अच्छे लगते हैं, कच्चे फल मत खाओ। उपरोक्त वाक्यों में 40, ऊंची, लाल तथा कच्चे आदि शब्द विशेषण हैं जो क्रमशः चोर, इमारत, फूल तथा फल संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं, अतः इन वाक्यों में चोर, इमारत, फूल और फल विशेष्य है। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, विशेषण जो विशेषता बताई गई है। का प्रयोग दो प्रकार से होता है, जैसे विशेष्य विशेषण। इसके अंतर्गत विशेषण विशेष्य के साथ उसके पहले आता है, जैसे काली गाय। काली क्या है? विशेषण संबंध है, गाय क्या है? विशेष्य है। विधेय विशेषण। इसके अंतर्गत विशेषण विशेष्य के बाद विधेय के साथ रहता है, जैसे लड़की अच्छी है। क्या है ये? विधेय विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद है। कौन कौन से हैं? कितने भेद है विशेषण के? 4 भेद। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। कितने भेद है विशेषण के? 4 भेद है। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण या दोष का बोध होता है
उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित है। कौन कौन से है? भाव, शूरवीर, कायर, बलवान, दयालु, निर्दयी, अच्छा, बुरा। काल, अगला, पिछला, नया, पुराना। स्थान, ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी। आकार, टेढ़ा, मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा, नीचा, ठिगना, चौड़ा इत्यादि। समय, प्रातःकालीन, सायंकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। दशा, स्वस्थ, अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। रंग, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद, बैंगनी, नारंगी इत्यादि। क्या है ये? गुणवाचक विशेषण है। अब है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा मतलब नाप तोल का बोध होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के हैं, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू। इससे क्या हो रहा है? निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। अनिश्चित परिमाणवाचक, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा। क्या है यहाँ पे? मात्रा का अनिश्चित बोध हो रहा है, निश्चित बोध नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे एक मेज़, संख्या का बोध हो रहा है, कितनी मेज़ है? एक मेज़ है, 4 कुर्सियां हैं, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, विभाग बोधक। निश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा, इखरा, दोहरा, दोनों, तीनों, चारों, पांचों इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपए आदि। विभाग बोधक, जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े। ये क्या था? संख्यावाचक विशेषण। अब है सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्या होते हैं सार्वनामिक? जो शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, वैसे इत्यादि सर्वनाम है जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। उदाहरण के लिए वह लड़का बदमाश है। क्या है ये? सार्वनामिक विशेषण है। इस परीक्षार्थी ने नकल की है। वह नेता विधायक है। सार्वनामिक विशेषण को 2 भागों में बांटा जा सकता है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जो बिना रूप बदले मौलिक रूप से संज्ञा के पूर्व आकर उसकी विशेषता बताते हैं, मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे वह मेरी टाई है, यह मेज साफ है, बच्चा, कोई बच्चा आवाज़ दे रहा है। यहाँ वह, यह, कोई क्या है? मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जिनके रूप बदलकर
संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, ऐसा कुर्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसा कपड़ा चाहिए, जैसा काम वैसा दाम। यहाँ क्या है, ऐसा, कैसा, जैसा क्या है, यौगिक सार्वनामिक विशेषण है। आइए अब बात करते हैं क्रिया की। संज्ञा सर्वनाम विशेषण आपको समझ आ गया होगा। अब है क्रिया। क्रिया क्या होती है? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। क्या होती है क्रिया? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना समझा जाए, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना। क्या है? ये क्रियाएं हैं। इन्हीं में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। क्या होता है क्रिया? जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। जैसे धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़। पढ़ क्या है? धातु है। ना जोड़ने से क्या बन जाएगा? पढ़ना। क्रिया हो रही है पढ़ना। इसी प्रकार लिख। लिख क्या है? धातु है। इसमें ना जोड़ने से क्या होगा? लिखना। चल जमाना, चलना। अब है क्रिया के भेद की। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद है क्रिया के। मुख्य रूप से कितने भेद है? 2 भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के 2 प्रकार है। कितने प्रकार है रचना की दृष्टि से क्रिया के? 2 प्रकार है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है। क्या होता है? जो क्रिया हो रही है उसका फल किस पे पड़ता है? कर्ता को छोड़कर कर्म पर। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। जैसे कंजिका चित्र बनाती है। क्या कर रही है? कंजिका चित्र बना रही है। इन वाक्यों में क्या है? बनाना और करना। क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? चित्र पे पड़ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कर्णिका नृत्य करती है। इसमें क्या हो रहा है? किस पे पड़ रहा है? क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? नृत्य पे पड़ रहा है। इसलिए क्या है? सकर्मक क्रिया है। इसमें क्या है? कर्म है। जैसे क्या कर रही है? कर्णिका नृत्य कर रही है। कंजिका क्या कर रही है? चित्र बना रही है। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया के व्यापार का फल कर्ता में ही रहता है। क्या होता है इसमें? क्रिया के व्यापार का फल किस में रहता है? कर्ता में ही रहता है, कर्म पर नहीं पड़ता, तब उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रति हंसती है। यहाँ पे क्या है? रति हंस रही है। जिगीषा गाती है। इन वाक्यों में हंसती है, गाती है में कर्ता रति और जिगीषा पर भी क्रियाओं का फल रहता है। ये क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं होती हैं। अर्थ की दृष्टि से क्रिया के भेद निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया वह है जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। क्या होती है संयुक्त क्रिया? जो 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। उदाहरण के लिए रमनी सो चुकी, रेखा सोने लगी, वह घर पहुंच गया। उपरोक्त वाक्यों में सो चुकी, सोने लगी, पहुंच गया क्या है? संयुक्त क्रियाएं हैं। संयुक्त क्रिया की यह विशेषता है कि उसकी पहली क्रिया प्राय मुख्य होती है, दूसरी उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न करती है।
हिंदी में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग अधिक होता है। सहायक क्रियाएं कौन सी होती है? जो क्रियाएं मुख्य क्रिया की काल रचना में सहायक होती है उन्हें सहायक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए सापेक्ष आया है, यहाँ मुख्य क्रिया आया तथा सहायक क्रिया है। नामबोधक क्रियाएं संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे नामबोधक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए भस्म करना क्या है? संज्ञा क्रिया है। दुखी होना, निराश होना क्या है? विशेषण क्रिया। नामबोधक क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं नहीं है। संयुक्त क्रियाएं दो क्रियाओं के योग से बनती है और नामबोधक क्रियाएं संज्ञा या विशेषण के मेल से बनती है। पूर्वकालिक क्रिया जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर उसी क्षण दूसरी क्रिया की ओर प्रवृत्त होते हैं तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए उसने पढ़कर भोजन किया। इस वाक्य में क्या है? पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इससे पढ़ने की क्रिया की पूर्णता के साथ ही भोजन करने की क्रिया शुरू होती है। क्रियार्थक संज्ञा क्रिया जब क्रिया संज्ञा की तरह प्रयुक्त हो तब वह क्रियार्थक संज्ञा क्रिया होती है। उदाहरण के लिए टहलना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इस वाक्य में टहलना क्या है? क्रियार्थक संज्ञा क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य को उसको करने की प्रेरणा दे उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़वाई। क्या है? अध्यापक ने क्या किया? छात्रों को प्रेरणा दी। किसके लिए? पुस्तक पढ़ने के लिए। इसलिए क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक नौकर से काम करवाता है। उपरोक्त वाक्यों में अध्यापक और मालिक प्रेरक करता है जबकि छात्र और नौकर प्रेरित करता है। उठवाना, कटवाया, चलवाया, लिखवाना, पढ़वाना, चटवाना, मिलवाना, रखवाना, दिलवाना, जगवाना आदि प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। क्रिया कितने प्रकार की होती है रचना के आधार पर? दो प्रकार की, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होगी? जैसे शिक्षक विद्यार्थी को पढ़ाता है। क्या हो रहा है? शिक्षक क्या कर रहा है? विद्यार्थी को पढ़ा रहा है। इसमें क्या है? पढ़ाना क्या है? सकर्मक क्रिया है। विद्यार्थी पढ़ता है। इसमें क्या है? पढ़ना। इसमें क्या है? विद्यार्थी पर पड़ रहा है इसका प्रभाव, इसलिए क्या है? ये अकर्मक क्रिया है। अब है हिंदी की वाक्य रचना। वाक्य रचना से आप क्या समझते हैं? कि भाषा हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है भाषा? हमारे भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा की रचना वर्णों, शब्दों और वाक्यों से होती है। दूसरे शब्दों में वर्णों से शब्द, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। कैसे होता है? वर्णों से किसका निर्माण? शब्दों का। शब्दों से वाक्य का, वाक्यों से भाषा का निर्माण होता है। इस प्रकार वाक्य शब्दों के समूह का नाम है, लेकिन सभी प्रकार के शब्दों को एक स्थान पर रखकर वाक्य नहीं बना सकते। जैसे कक्षा, पत्र, लेख, राम, ये 4 शब्द है लेकिन इन्हें वाक्य नहीं कह सकते क्योंकि इसमें आवश्यक क्रम की कमी है तथा अर्थ की दृष्टि से इसमें पूर्णता का अभाव है। राम ने कक्षा में पत्र लिखा वाक्य है क्योंकि इसमें शब्द आवश्यक क्रम में है और यह पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसमें अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। अब है वाक्यों का वर्गीकरण। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। सरल वाक्य। सरल वाक्य कौन से होते हैं? सरल वाक्यों को साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे वाक्य जिसमें एक उद्देश्य,
जिसके विषय में कुछ कहा जाए। उद्देश्य क्या होता है? जिसके विषय में कुछ कहा जाए। एक विधेय होता है, विधेय होता है जो कहा जाना है। सरल या साधारण वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम खाता है, इस वाक्य में एक ही कर्ता मतलब उद्देश्य तथा एक ही क्रिया मतलब विधेय है। यह क्या है? सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य कौन से होते हैं? वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा वाक्य हो, मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जैसे श्याम ने लिखा है कि वह कल आ रहा है, जहाँ पे कि का प्रयोग होगा वो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। यहाँ पे क्या है? एक जैसे श्याम ने लिखा है प्रधान उपवाक्य है, एवं वह कल आ रहा है क्या है? आश्रित उपवाक्य है। दोनों समुच्चय बोधक अव्यय की से जुड़े हैं, अतः यह मिश्र वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्य वे वाक्य जिसमें एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो, चाहे वह मिश्र वाक्य हो या साधारण उपवाक्य हो, लेकिन इसमें क्या होता है? एक से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं और वे संयोजक अव्ययों द्वारा जुड़े होते हैं। जो संयोजक अव्यय हो गए जैसे और इस तरह के शब्दों से जुड़े हो, क्या होगा? संयुक्त वाक्य। जैसे वह लखनऊ गया और शॉल ले आया, यहाँ पे और क्या है? ये संयोजक अव्यय है। इस वाक्य में दोनों ही प्रधान उपवाक्य है और संयोजक द्वारा जुड़े हैं। यह संयुक्त वाक्य है। अब है अर्थ के आधार पर वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का है? 8 प्रकार के होते हैं। विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य होने का बोध होता है, विधिवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए श्याम आया, तुम लोग जा रहे हो। क्या हो रहा है इसमें? किसी बात या कार्य होने का बोध हो रहा है, इसलिए क्या है? ये विधिवाचक वाक्य है। निषेधवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी बात या कार्य के ना होने अथवा इनकार किए जाने का बोध होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए राम नहीं पढ़ता है, यहाँ क्या हो रहा है? किसी कार्य के ना होने का बोध हो रहा है। जैसे राम है पढ़ नहीं रहा है, मैं यह कार्य नहीं करूँगा, निषेधवाचक वाक्य है। आज्ञावाचक सर्वनाम वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध होता है, आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। क्या होते हैं आज्ञावाचक वाक्य? जिनसे किसी प्रकार की आज्ञा का बोध हो। जैसे श्याम पानी लाओ, आज्ञा का बोध हो रहा है कि श्याम पानी लाओ, यहीं बैठकर पढ़ो। विस्मयवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है, विस्मयवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे अरे वह उत्तीर्ण हो गया, आहा कितना सुंदर दृश्य है, विस्मयवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वह अब जा चुका होगा, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं, क्या है? संदेह प्रकट हो रहा है, इसलिए क्या है? संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार की इच्छा या कामना का बोध होता है, इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे, आप जीवन में उन्नति करें, क्या हो रहा है? इच्छा या कामना का बोध हो रहा है। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संकेत या इशारे का बोध होता है, संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे किसी प्रश्न के पूछे जाने का बोध हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते। जैसे आपका क्या नाम है, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।